नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी चरण में है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में लगातार सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। आज आपको रैलियों का मंगलवार कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए न सिर्फ मध्य प्रदेश में 3 रैलियां की, रोड शो के जरिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश भी की है। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभालते हुए 2 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक खुलासा भी किया है। राहुल गांधी ने आखिर क्या खुलासा किया है वो आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। चुनावी रैलियों में तमाम राजनीतिक दल ओबीसी आदिवासी समुदाय को साधने में जुटे हैं। उन्हें एहसास है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए आदिवासियों का वोट बैंक को साधना बेहद जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुद को आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगी। वैसे विधानसभा चुनाव का ये चुनावी लड़ाई है। ओबीसी आदिवासी पर ऐसे ही नहीं आई है। इसके पीछे सूबे की सत्ता पर काबिज होने का राज छिपा है। कहा जाता है जिसका होगा आदिवासी वही जीतेगा बासी। और विधानसभा चुनाव में आखिर सत्ता के इस चाबी का राज क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। विधानसभा चुनाव आखिरकार ओबीसी के इर्द गिर्द आकर सिमट गया। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दल खुलकर ओबीसी का दांव खेल रहे हैं, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बताने में जुटे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना का दांव कराने का खेला है। तो कांग्रेस के इस दांव की काट भारतीय जनता पार्टी ने खोज ली है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में ट्रिपल एम फॉर्मूले का लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या है ये ट्रिपल एम फॉर्मूला, आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है और लगातार प्रचार प्रसार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मेगा रोड शो के जरिए इंदौर की जनता को सीधे कनेक्ट किया, उनसे सीधे जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन चुनावों में मोर्चा संभाल रखा है। अगर रैलियों की मैं बात करूं तो ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव प्रचार किया है। सभी नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो विदिशा में भविष्यवाणी कर दी है। नरेंद्र मोदी
ने बैतूल की जनसभा में साफ कहा है कि जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए, और उसके बाद राहुल गांधी को सुनिए कि राहुल गांधी किस तरीके से एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार दोनों तरफ अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दोनों पार्टियों को ही हार की आशंका भी सता रही है। राज्य में विधानसभा की 200 विधानसभा सीटें हैं और इस बार का मुकाबला बहुत बराबरी का नजर आ रहा है, ऐसा राजनीतिक एक्सपर्ट कह रहे हैं। और दोनों ही राजनीतिक दल यानी साल 2018 के चुनाव के नतीजे बार बार याद दिला रहे हैं और इसकी वजह यह भी है कि 2018 के उस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 114 विधानसभा सीटें मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी को 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। मगर दल बदल के चलते कांग्रेस के हाथ से सत्ता खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गई। एक बार फिर विधानसभा चुनाव कड़े मुकाबले होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हमको मिल रही हैं। कांग्रेस इन चुनाव में कर्ज माफी, बिजली का बिल हाफ, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद, महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के वादे कर सरकार में आने का लगातार भरोसा दे रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उसने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी, छात्रों के लिए सीखो और कमाओ योजना अमल में लाई, किसानों के लिए कई योजनाओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहने की कोशिश कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इस बात का भरोसा लेकर चल रहे हैं उनके नेता कि सत्ता में आने के बाद इस तरह की तमाम योजनाओं को देंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक्टिव दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि चंबल, ग्वालियर, विंध्या और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में जुटी है। मैं आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सुनवाना चाहता हूं
कि किस तरीके से इस चुनाव में वो ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से अपने वोटरों को मैसेज दे रहे हैं। सुनिए आप। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है कि तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादियों को मौका दिया जाए। मैं कई विधानसभाओं में यहाँ गया हूँ, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। अगर बदलाव का रास्ता कोई दिखा सकता है तो समाजवादी पार्टी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ये पार्टी वोट बैंक में सेंध लगाती है तो कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है, ऐसे राजनीति के जानकार कह रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी लगातार जोर आजमाइश में लगी है जो नतीजों को प्रभावित कर सकती है, वोटों को अपने पाले में ला सकती है, क्योंकि हमने पंजाब में देखा है, इसके अलावा और भी कई राज्यों में देखा है। अगर नतीजों पर असर हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार भी न भारतीय जनता पार्टी और न ही कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिल पाएगा। यही डर दोनों ही पार्टियों को सताने लगा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि जीत और हार बहुत नजदीक होनी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा माहौल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पूरी जोर आजमाइश कर रखी है। तमाम पार्टी के नेता लगातार मैदान में डटे हैं और आखिरी दांव आदिवासी वोट बैंक पर टिका है। कांग्रेस, बीजेपी खुलकर ओबीसी का दांव खेल रही है, एक दूसरे को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़ा करने में लगातार जुटी है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए जातीय जनगणना और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ावा देने का दम भर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ओबीसी समुदाय से कितने सीएम बनने का सवाल पूछ रही है। यानी 2023 की लड़ाई अब ओबीसी आदिवासी पर आई। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पीएम मोदी ये बताना नहीं भूले कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने झारखंड जा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि वो आदिवासी समुदाय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई ओबीसी पर ऐसे नहीं आई। उसके पीछे सूबे की सत्ता पर काबिज होने का एक गहरा राज छुपा है। सत्ता पक्ष विपक्ष इस बात को लेकर अच्छे से जानता है कि जिसके चलते ओबीसी मुद्दा इस बार के चुनाव में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। कांग्रेस ओबीसी वोट को साधने के लिए सिर्फ जातिगत जनगणना का मुद्दा नहीं और पिछले वर्ग के नेताओं को पूरी फौज लगातार उतार रखी है। राहुल गांधी के करीब करीब अपनी सभी रैलियों में ओबीसी का मुद्दा उठाना नहीं भूल रहे हैं और ओबीसी का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी घेर रहे हैं। मैं राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं।
अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल ओबीसी आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। इतना समझ लीजिए कि जिसे आदिवासी ने वोट कर दिया उसी की सरकार बननी तय होती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आखिर आदिवासी वोटर क्यों जरूरी है, इसको समझना बेहद जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 20.10% आदिवासी हैं और मध्य प्रदेश में 7 संभाग के 20 जिलों में 80 आदिवासी विकास खंड हैं। कुल 230 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों पर आदिवासी निर्णायक वोटर की भूमिका निभाते हैं और मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। साल 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 47 में से 29 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 17 ही सीटें मिली। सरकार बीजेपी की बनी। साल 2013 में विधानसभा चुनाव में 47 में से 31 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें गई। फिर सरकार बीजेपी की बनी और साल 2018 में हवा बदली, फिजा बदली। 47 में से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 16 सीटें मिली थी, जबकि 2018 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर कब्जा जमाया और सरकार कांग्रेस की बन गई। तो ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। आदिवासी वोट बैंक को इसी बड़े नुकसान को अपने कब्जे में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों पर पूरा जोर लगा रही है। यही वजह है कि आदिवासी सीटों पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिससे बड़े आदिवासी वोट बैंक को साधा जा सके। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आदिवासी वोटर को बीजेपी का डर दिखाकर अपने पाले में करना चाहते हैं। और पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर कांग्रेस का दांव आदिवासियों पर चला था, जिसका नतीजा रहा कि साल 2018 में दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ चुनाव का आदिवासी कनेक्शन में राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। साल 2018 में बीजेपी को 19 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 10 सीटें मिली थी। और साल 2013 में कांग्रेस के खाते में 18 सीटें गईं, तो बीजेपी 11 सीटों पर जीती थी। 2018 में कांग्रेस 29 सीटों में से 29 सीटों में से 25 सीटें जीती, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकी थी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली थी। मतलब साफ है कि दोनों ही राज्यों में जिसका होगा आदिवासी वही मारेगा बासी। और यही वजह है कांग्रेस बीजेपी की नजर लगातार ओबीसी आदिवासी सीटों पर टिकी हुई है। इसीलिए चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात करें, इस बार जातिगत जनगणना का बहुत ज्यादा शोर है। कांग्रेस ने हर चुनावी राज्य में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था और कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा अपने घोषणा पत्र में भी कर दिया है। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक के बाद एक जातिगत जनगणना से लेकर लोगों को अपने अपने पाले में जुटाने में जुटी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज।
बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।